अच्छा गाइज़, ये जो कहानी है, ये कहानी बड़ी ही स्ट्रेंज कहानी है। और ये कहानी हमारे एक रेगुलर लिसनर है जिनका नाम बाबर अयाज़ है और ये काफ़ी अरसे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनकी कहानी है और ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 50-55 साल पहले जब इनके परदादा पंजाब के एक गांव में रहा करते थे, तो ये वाक़या इनकी फैमिली के साथ ख़ास तौर पे इनके परदादा के साथ पेश आया था। इनके परदादा का जो काम था बेसिकली वो खेती बाड़ी का काम था। और अक्सर ऐसा होता था कि इनको काम करते करते कभी रात के 8 कभी 9 बज जाया करते थे। गर्मियों में तो नॉर्मली इतना मसला नहीं था, लेकिन जब सर्दियां हुआ करती थी तो रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था, तो वहाँ पे एक अजीब सा खौफनाक सा माहौल हुआ करता था। परदादा बताया करते थे इनका जो गांव था, इस गांव के अतराफ में खेत मौजूद थे। खेतों के साथ साथ बहुत ही लंबे लंबे बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। और वहाँ यानी उस गांव में आने और जाने का जो एक रास्ता था वो एक कच्चा पक्का रास्ता था। और जैसे ही मगरिब की अजान हो जाती तो इस रोड पे मुकम्मल तौर पे खामोशी हो जाया करती थी। खैर, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके परदादा किसी काम की वजह से खेतों में या अपनी फसल के पास मौजूद थे। देखते ही देखते मगरिब हुई और फिर अंधेरा छाने लगा। अब क्योंकि सर्दियां चल रही थी, इनके परदादा यही चाह रहे थे कि जो भी काम है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और फिर यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना होना चाहिए। खैर, परदादा बताते हैं कि जब मैंने अपना काम मुकम्मल किया तो मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 9 सवा 9 बजे का टाइम था। और अगर आप उस दौर की बात करें, ख़ास तौर पे गांव के माहौल की बात करें, तो 9 सवा 9 बजे आप कह सकते हैं कि जो गांव के लोग थे, ख़ास तौर पे बच्चे, सो जाया करते थे। खैर, परदादा बताते हैं कि जैसे ही मैंने अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो ये जो रास्ता था मुश्किल से 20 या 25 मिनट का रास्ता था। और ये रास्ता अब क्योंकि एक कच्चा पक्का रास्ता था, उस रास्ते से होते हुए हमारे घर की तरफ हमें बढ़ना होता था। तो जैसे ही मैं उस सड़क नुमा रास्ते की तरफ आया तो मुझे ऐसा लगा कि उस कच्चे पक्के रास्ते पे मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है। और जो भी खड़ा हुआ था उसने शायद सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था। आम तौर पे अगर आप गांव के माहौल की बात करें तो अगर कोई मर्द होता तो मुझे चलता हुआ या मेरी तरफ बढ़ता हुआ मूव करता हुआ नज़र आता। लेकिन जिस तरह से वो वजूद वहाँ पे इंस्टेंट खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने सफ़ेद कलर की चादर से अपने पूरे जिस्म को ढांप रखा है। क्योंकि ये गांव का माहौल था और गांव की जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा पर्दा किया करती हैं, तो इस तरह से उनका रात में निकलना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता है। पहले कुछ सेकंड के लिए मैं रुका और मैंने सोचा कि मैं इस औरत से पूछूं या इससे बात करूं, जानूं कि आखिर इतनी रात में यहाँ पे किसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन क्योंकि ये गांव का माहौल था और यहाँ पे रुकना या किसी नामहरम से, एक अजनबी औरत से बात करना बहुत सारी परेशानियों को जन्म दे सकता था, लिहाजा मैंने उससे बात ना करने में ही आफियत जानी। यूं मैं उस औरत से कुछ फासले पे यानी कुछ कदम के फासले पे होता हुआ चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही मैं उस औरत के करीब से गुजरा तो मुझे एक हल्की सी खुशबू का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही महसूर कुन धीमी धीमी सी खुशबू है जो मुसलसल मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा कर रही है। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, जवान था या मेरा खून जोश मारता था। 10 तरह की बातें, बुरे ख्यालात मेरे जहन में भी आ सकते थे। लेकिन क्योंकि ये जो गांव का माहौल था, अगर आपको किसी औरत के साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो ज़्यादातर यही चांस होता है कि कभी ना कभी आपकी बारी भी आने वाली है, यानी कि आप इस दुनिया से बहुत जल्द जाने वाले हैं। खैर, मैंने जब उस औरत को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद मैं आगे बढ़ता चला गया, तो जैसे जैसे मैं कदम रख रहा था वैसे वैसे मुझे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत ने अब बाकायदा मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है। और शायद अगर बात यहाँ तक रुक जाती तो फिर भी ठीक था। लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब बात यह थी कि ये जो औरत थी, ना सिर्फ ये मुझे फॉलो कर रही थी, अब बाकायदा इसने मुख्तलिफ़ आवाज़ों में मुख्तलिफ़ नामों के साथ मुझे पुकारना शुरू कर दिया था। और सच्ची बात यह कि कभी मुझे ऐसा लगता कि मेरी बीवी, कभी ऐसा लगता मेरी बहन, और कभी कभी ऐसा लगता कि मेरी वालदा जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं।
मुसलसल मुझे मेरे नाम के साथ मुखातिब करने की कोशिश कर रही हैं। आप यकीन करें, ये वो लम्हा हुआ करता है कि जिस लम्हे आपको अपने आसाब पे ना सिर्फ काबू रखना होता है, बल्कि आपको इस तरह के सैलाबों के या इस तरह की मखलूक़ात के बहकावे में आने से परहेज़ करना होता है। मुझे ये तो यकीन हो चला था कि ये जो भी औरत है कम अज़ कम इंसान नहीं है। अब आप यकीन करें, इससे पहले कि मैं उससे बचने का कोई इक़दाम करता, उससे आगे बढ़ता या भागना शुरू कर देता, देखते ही देखते ये जो औरत थी, एकदम से इस औरत ने मुझे क्रॉस किया। यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ती चली गई। अजीब बात ये थी कि जब वो औरत मेरे बराबर में से गुजरी और एक लम्हे के लिए जब मेरी नज़र उस औरत के कदमों की तरफ पड़ी, तो हैरानकुन बात ये थी कि उस औरत के जो पाँव थे वो ना सिर्फ उल्टे थे, बल्कि कुछ अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट थी जो उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी। अब ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे लग रहा था कि मेरा यहाँ से बचना या इस चुड़ैल से बच के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। और ऐसा ही था कि जब मैंने अपनी रफ्तार को बढ़ा के तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, तो अब मैं जिस रास्ते पे या आगे बढ़ रहा था वो उस तरफ मुझसे पहले ही मौजूद थी। यानी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ चल रही थी और ऐसा लग रहा था मुझसे ज़्यादा जल्दी उसको मेरे घर पहुंचने की है। खैर, अल्लाह जानता है कि एकदम से मेरे दिमाग ने क्लिक करना शुरू किया और मुझे जो भी कुरानी आयत या सूरतें आया करती थीं, मैंने बारी बारी उन कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मैंने कुरानी आयत की तिलावत करना शुरू की, तो आप यकीन करें, ऐसा लगा जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा हवा का झोंका मेरे करीब से गुज़रना शुरू हो चुका है। वो औरत जिसको मैं वाज़े तौर पे देख सकता था, अब ऐसा लग रहा था देखते ही देखते मिट्टी बन के या हवा बन के गायब होना शुरू हो चुकी है। और ऐसा ही था कि जब मैंने पहली, दूसरी और फिर तीसरी बार आयतुल कुर्सी की तिलावत की, तो ऐसा लगा जैसे वो ना सिर्फ एकदम से गायब हो चुकी है, बल्कि शायद अब वो मेरे सामने किसी भी तरह नहीं आने वाली है। खैर, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं जब अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचते ही मुझे अपने जिस्म में दर्द सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म को जगह जगह से दबोचा गया है या मेरे जिस्म पे किसी ने बहुत ज़्यादा चोटें मारी हैं। इस वाक़े के बाद तकरीबन 1 से डेढ़ हफ्ते तक मैं ना सिर्फ बीमार रहा, बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि मुझे अपने अतराफ़ से देखते ही देखते वही धीमी सी खुशबू ना सिर्फ आना शुरू हो जाती, बल्कि मुझे लगता कि देखते ही देखते इस खुशबू के साथ साथ वो मखलूक मेरे सामने आने ही वाली है। मेरा नाम अज़मतुल्लाह है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप कह सकते हैं कि ये जो कहानी है ये अब से 51 साल पुरानी कहानी है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कराची के इलाके अलासिफ में चौकीदार के तौर पे काम किया करता था। ये जो मेरी चौकीदारी थी, ये कोई किसी दुकान की, किसी फैक्ट्री की या किसी मकान की चौकीदारी नहीं थी, बल्कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि रात के औकात में साइकिलों के ऊपर या फिर स्कूटर्स के ऊपर चौकीदार घूमा करते हैं, वैसे ही मैं साइकिल के ऊपर सीटी लेके चौकीदारी किया करता था। मैं जब चौकीदारी के लिए निकलता था तो रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम हुआ करता था और जैसे ही सुबह के 7 या 8 बजते थे तो मैं अपने घर का रुख कर लिया करता था। मैं काफ़ी अरसे से आलासिब वाले एरिया में, या आप कह सकते हैं कि जो सामने वाला एरिया था जो कि कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जाया करता है, इस पूरे एरिया में ना सिर्फ चौकीदार के तौर पे काम किया करता था, बल्कि यहाँ के जितने भी लोग थे सब के सब मुझे जाना करते थे। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरा ख्याल है कि 1973 6 जनवरी की बात है। कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, तो जब भी मैं घर से निकला करता था, मेरी कोशिश होती थी कि एक स्वेटर पहनूं और स्वेटर के साथ साथ उसके ऊपर एक शॉल ओढ़ लूँ। अब क्योंकि मुझे साइकिल पे ही गली गली का या पूरे रोड का चक्कर लगाना होता था, तो अगर आप गली की या रोड की बात करें, ख़ास तौर पे ये जो हाईवे वाला रोड है,
इस रोड की बात करें तो यहाँ पे रात के औकात में बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती थी। खैर मैं वैसे ही अपनी साइकिल पे मौजूद था, सीटी बजाता हुआ अलासिफ से हाईवे की तरफ बढ़ रहा था। तो जैसे ही मैंने, आप कह सकते हैं कि मौजूदा दौर की गन्ना मंडी को क्रॉस किया, और गन्ना मंडी को क्रॉस करने के बाद जैसे ही मैं जमाली पुल के बिल्कुल करीब पहुंचा, तो मुझे ऐसा लगा कि जमाली पुल से पहले जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है, जहां पे आजकल बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट वगैरह मौजूद हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, वहाँ पे कॉर्नर पे ऐसा लगा जैसे कोई औरत खड़ी हुई है। दूर से जब मेरी नज़र इस औरत के ऊपर पड़ी तो पहला इंप्रेशन यही था जैसे कोई शहर की पढ़ी लिखी बहुत ही कोई माकूल औरत है, जो बहुत पर्दे के साथ, बहुत तमीज़ के साथ साइड में खड़ी हुई है। और उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वाकई में किसी प्रोग्राम से, किसी शादी से या किसी जगह से यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। अब वो यहाँ पे क्यों मौजूद थी? क्या वो किसी का इंतज़ार कर रही थी, या किसी फैमिली मेम्बर ने उसको यहाँ पे छोड़ दिया था? बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे। अब वैसे भी हम क्योंकि पठान लोग हैं तो हमारे अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता, या हमारी ऐसी तरबियत नहीं हुआ करती कि किसी लड़की या औरत को देख के हम वहाँ पे गाड़ी रोकें या अपनी बाइक को रोकें और रोकने के बाद उससे बातचीत करें। मेरा ख्याल था कि मैं इसके सामने से गुजर जाऊँगा, अगर इस औरत को मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो यकीनन ये खुद ब खुद मुझे आवाज़ देगी। अब जैसे ही एग्जैक्टली मैं उस औरत के सामने से गुजरा तो इत्तफाक से जब मेरी नज़र उस औरत के चेहरे पे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ना सिर्फ ये किसी शरीफ घराने की औरत है, बल्कि इस औरत ने बाकायदा स्कार्फ किया हुआ है। जब मैंने उसका स्कार्फ देखा तो मैंने अपनी साइकिल को साइड में रोका और मैंने आगे देखते हुए उस औरत से पूछा कि मेरी बहन, सब खैरियत तो है? आप इतनी रात में इस सुनसान जगह पे, इस वीराने में क्या कर रही हैं? जब मैंने उस औरत से इस तरह का सवाल किया तो बजाय इसके वो औरत मेरे सवाल का जवाब देती, वो मुझे जवाब देने के बजाय दूसरी तरफ देखने लगी। अब जब उस औरत ने इस तरह का रिस्पॉन्स किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझसे बात नहीं करना चाहती। खैर मैं वहीं पे खड़ा रहा और मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर से इससे पूछता हूँ, हो सकता है किसी वजह से ये कुछ भी नहीं बोल पा रही हो। मैंने वहीं पे खड़े खड़े सामने देखते हुए उस औरत को मुखातिब किया और उस औरत से पूछा कि मेरी बहन, अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, अगर आपको पुलिस को भी बुलाना है तो मैं उसको भी बुला के ले आऊँगा। अब जब मैंने दोबारा से उस औरत को इनडायरेक्टली मुखातिब किया तो इस दौरानिए में वो जो औरत थी उसने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि पीछे से कोई चलता हुआ मुसलसल न सिर्फ मेरी साइकिल की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि फाइनली वो औरत आके मेरी साइकिल के पीछे जो एक कैरियर मौजूद था वहाँ पे आके बैठ गई। अब जैसे ही वो औरत मेरी साइकिल पे पीछे आके बैठी तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे ये बताएगी कि इसको कहाँ पे जाना है। खैर कुछ देर तक जब वो मेरी साइकिल पे आके बैठी तो एक अजीब सी धीमी धीमी सी खुशबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे मोतिया की या फिर इस तरह की कोई खुशबू है जो मुझे मुसलसल महसूस हो रही है। जब उस औरत ने कुछ भी नहीं बोला तो मैंने उस औरत से पूछा कि बहन, आपको कहाँ पे जाना है? अब उस औरत ने बजाय इसके कि वो मुझे जवाब देती, कोई रिस्पॉन्स करती, उसने हाथ के इशारे से आगे बढ़ने का कहा। अब जैसे ही उस औरत ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेके सामने की तरफ, यानी जहाँ पे गुलशन मेमार अब मौजूद है, उस तरफ अपनी गाड़ी को या अपनी साइकिल को दौड़ाना शुरू कर दिया। हैरान कुन बात यह थी कि जैसे जैसे मैं अपनी साइकिल को भगा रहा था, शुरू में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी साइकिल पे कोई भी मौजूद नहीं है, यानी कि मेरी साइकिल चल रही थी और मुझे लग ही नहीं रहा था मेरी साइकिल पे कोई बैठा हुआ है। हाँ, जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे देखता तो मुझे उसके बैठे होने का एहसास होता। जैसे ही मेरी साइकिल, आप कह सकते हैं कि जमाली पुल से कुछ आगे की तरफ निकली तो मुझे ऐसा लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जो साइकिल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा न सिर्फ वज़न को लाद दिया गया है, बल्कि अब मेरी साइकिल को आगे बढ़ने में दुश्वारी हो रही है। मैं पूरी जान मार रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था कि जैसे तैसे करके इस साइकिल को आगे बढ़ाता रहूं, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बावजूद ना ही साइकिल आगे बढ़ रही थी और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरी जो साइकिल थी वो मुकम्मल तौर पे रुक चुकी थी। अब जैसे ही मेरी साइकिल रुकी
तो मैंने एग्जैक्टली पीछे की तरफ मुड़ के देखा। अब जब मैंने मुड़ के देखा तो जैसे ही मेरी नज़र नीचे या पीछे की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पैर हैं, जो कि मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे थे, ना सिर्फ वो उल्टे पैर हैं बल्कि उन पैरों पे बेतहाशा लंबे लंबे काले काले बाल मौजूद हैं। एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सरासर हकीकत है या फिर ये मेरा वहम है। लेकिन जब मैंने दोबारा से पलट के पीछे की तरफ देखा तो उस औरत ने कुछ अजीब सी पतली सी आवाज़ में, या आप कह सकते कि नाक से कुछ अजीब सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सी ज़बान है जिस ज़बान के अंदर वो मुझे मुखातिब कर रही है या फिर मुझे वो कुछ बताना चाहती है। अल्लाह जानता है कि जैसे तैसे करके मैंने अपनी साइकिल को झटका दिया, और जब मैंने अपनी साइकिल को झटका दिया या नीचे करने के बाद दोबारा से उठाया तो ऐसा लगा वो औरत एकदम से पीछे हटी है। जैसे ही वो औरत पीछे हटी तो मैंने अगले ही लम्हे आयतल कुर्सी पढ़ने के साथ साथ अपनी गाड़ी को या अपनी बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया। जितना तेज़ हो सकता था मैं अपनी साइकिल को लेके हाईवे यानी हैदराबाद की तरफ बढ़ रहा था और मेरे बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे थे। जैसे तैसे करके तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर तक, या आप कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर के बाद तक मुझे थोड़ा सा अमन महसूस हुआ। और जब मुझे लगा कि मेरे पीछे अब कोई भी मौजूद नहीं है तो मैंने अपनी साइकिल को एक तरफ रोका और वहाँ रोकने के बाद ज़ोर ज़ोर से कुरान आयत की तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद जब मेरी तबीयत कदरे बेहतर हुई तो उसके बाद मैंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। अब जैसे तैसे करके जब मैं वापस अपने उस एरिया में पहुंचा जिस एरिया में मैं चौकीदार की जॉब किया करता था, तो वहां पहुंचने के बाद मेरी जो हालत थी ऐसा लगा जैसे बिगड़ना शुरू हो चुकी है। देखते ही देखते मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था। मेरा जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे तपना शुरू हो चुका है और मुझे कुछ अजीब अजीब सा मतली मतली सा महसूस हो रहा था। अल्लाह जानता है कि तकरीबन 1 या 1.5 हफ्ते तक मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन किस कदर ख़राब थी कि मैं अपनी जॉब को भी कंटिन्यू नहीं रख सका था।